बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अहसन अवैसी और आज हम इंशाल्लाह एफआईए के पेपर हैं इसके मैथ को क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इफ़ z माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी जी दैन पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें कोई पोलिनोमियल का आपको रूट दी हुई हो, यानी कि इफ़ z माइनस ए, वो खुद ही कह रहा है ना, वो कह रहा है z माइनस ए जो है इस फैक्टर का पी ऑफ जी का फैक्टर है। ठीक है, पी ऑफ जी एक पोलिनोमियल है, इसका z माइनस ए जो है इसका एक फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें से हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू क्या बनती है, z माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो हम कर देते हैं और z की वैल्यू क्या बनेगी, a। अब यही z की वैल्यू जब भी हम इसके अंदर पुट करेंगे पोलिनोमियल के अंदर तो इसका फाइनल आंसर डेफिनेटली जो है, अब ये क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा पी ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है ना, यही जब ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे पी ऑफ ए बन जाएगा। इसका आंसर हर सूरत में ज़ीरो ही आना चाहिए, तभी ये इसकी रूट होगी। वो खुद ही कह रहा है ये इसका फैक्टर है, तो पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो बनेगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर 6 माइनस 5 आयोटा इज़। अब ऐसे नंबर्स जिनके अंदर आयोटा वाला आयोटा आ जाए उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। 6 माइनस 5 आयोटा है, वो कहता है इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट बताएं क्या बनेगा, ये हम निकालते हैं। ये हमारे पास 6 माइनस 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका वगैरह इमेजनरी पार्ट निकालें हम। इस यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं कर सकते, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इस फॉर्म में हैं उनको सीधा करने का तरीका ये होता है, उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 6 माइनस 5 आयोटा है तो 6 प्लस 5 आयोटा के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। 6 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई ओवर 6 प्लस 5 आयोटा इसके साथ डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो 6 प्लस 5 आयोटा जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 प्लस 5 आयोटा ही रहेगा, और नीचे वाला जो है 6 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 आयोटा। ये जो अलजेब्रिक फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो वाला फार्मूला है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब पहला 6 का स्क्वायर भी बन जाएगा, माइनस 5 आयोटा है इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करते हैं। ऊपर वाला हमारे पास वैसे रह जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर क्या बनता है, 6 का स्क्वायर बनता है 36 माइनस 5 आयोटा, 5 का स्क्वायर 25 बनता है, और जो आयोटा होता है ना, आयोटा का जब हम स्क्वायर लेते हैं इसका स्क्वायर आता है -1। 25 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये बन जाएगा -25। ओके, अगले स्टेप में हम इसको किस तरह लेकर चलेंगे, हम इसको ऐसे करते हैं कि ऊपर हमारे पास 6 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसा आ गया, 6 प्लस 5 आयोटा ओवर नीचे हमारे पास 36 माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, ये बन जाएगा 36 प्लस 25, ये तो ये ओवरऑल बनता है 61। ठीक है, तो 61 बन गया। तो इसी 61 को हम इन दोनों पे बारी बारी डिवाइड कर देंगे कि 6 ओवर 61 और प्लस 5 ओवर 61, इसके साथ आयोटा आ जाएगा। तो इसका जो पार्ट ये आयोटा के साथ खड़ा होता है वही हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। जो विदाउट आयोटा ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। ओके, तो 5 ओवर 61 ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे कैन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ a of 2j is equal to 0 for all the j is equal to 1 2 3 up to n, then the matrix A is। वो ओवरऑल हमें ये कहना चाह रहा है ए आई जे मतलब ए कोई एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो। ठीक है, रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। आगे वो कहता है इफ़ ए ऑफ 2j, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहा है ए ऑफ 2j इज़ इक्वल टू, ये हमारा मैट्रिक्स है। जनरली हम मैट्रिक्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए ऑफ आई जे, आई मींस नंबर ऑफ़ रोज़ एंड जे मींस नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो जनरल फॉर्म उसकी ये है। अगर वो हमें A2J कह रहा है इसका मतलब ये है कि सेकंड रो और जे मतलब कोई भी कॉलम हो।
वो कह रहे हैं A2J इज़ इक्वल टू 0, मतलब सेकेंड रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब की वैल्यू 2 है। हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है। मैं इसको 3x3 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स बना देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स उसने कहा है, मतलब जितनी इसकी रोज़ होंगी उतनी ही कॉलम्स होंगे। पहला एलिमेंट कोई भी आ गया, दूसरा कोई भी आ गया, तीसरा कोई भी आ गया। सेकेंड रो जो है ना, इसके अंदर तीनों एलिमेंट्स उसके क्या हैं, 0 0 हैं। A2J जो सेकेंड रो है उसका सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं, बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू कोई भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है इस तरह का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके बारे में वो कह रहा है कि ये वाला मैट्रिक्स अब कैसा होगा। गिवन ऑप्शंस हैं हमारे पास, रेगुलर, डायगोनल, सिंगुलर। अब ऐसा जो भी मैट्रिक्स हो ना, उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स के इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a मॉड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, इसी मैट्रिक्स से हम एडजॉइंट ले लेते हैं, फिर इसके मॉड के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वर्स आ जाता है। कोई भी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स ना निकाला जा सके उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स जिसकी एक रो जो है उसकी तमाम वैल्यू 0 हैं, उसका हम इस तरह इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्योंकि इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रॉइड्स ऑफ अ ट्राइंगल LMN with vertices L is equal to 1 1, M is equal to 3 3 3 and N is 5 5 5। 3 पॉइंट्स उसने दे दिए। वो कह रहा है इसका आप सेंट्रॉइड निकालें। किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना हो, उसके जितने पॉइंट्स होते हैं ना, तीनों जो वर्टिसेस होते हैं, हम उन्हीं को यूज़ करके निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये सबसे पहला जो पॉइंट है ये x कोऑर्डिनेट है इन तीनों का, जो दूसरा पॉइंट है तीनों का y कोऑर्डिनेट है, जो तीसरा पॉइंट है वो तीनों का z कोऑर्डिनेट है। तो हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट से हम जो सेंट्रॉइड है उसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, इसकी भी 1 है, इसकी 3 है और इसकी 5 है। 1 + 3 + 5 ओवर 3 कर देंगे। हमारे पास क्या आता है, 1 + 3 4 + 5 9 9 ओवर 3 हमारे पास 3 आ जाता है। ओके, बिल्कुल इसी तरह अगर हम जो है इसके y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें उसका भी आएगा 1 + इसका 3 और इसका 5 ओवर 3, इसकी भी 3 आती है और इसकी भी इसी तरह 3 आ जाएगी। 3 3 3 ये इसका जो सेंट्रॉइड बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर A is equal to ijk on another vector B is equal to 3j + 3k is। कोई एक वेक्टर है A, उसका साया वो कह रहा है जब B के ऊपर पड़ेगा तो उसकी वैल्यू आप निकालें कितनी बनेगी। किसी एक वेक्टर A का B के ऊपर अगर हमने प्रोजेक्शन निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है A.B ओवर B की मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं। जो A वेक्टर है इसकी वैल्यूज़ हैं ijk, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 1 है, y की भी 1 है और z कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू 1 है। 1i 1j 1k है। और जो b वेक्टर है इसके अंदर i की वैल्यू कोई नहीं है, यानी कि 0 है, j की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू भी 3 है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसको हम आगे किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A.B अगर हमने निकालना हो, A.B निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है i कोऑर्डिनेट को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j की वैल्यू को j से और k की वैल्यू को हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बनेगा 1 × 0 प्लस 1 × 3 प्लस 1 × 3 ओवर b की मैग्नीट्यूड, यानी कि b जो दूसरा वेक्टर है इसकी हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब इसकी y और z की वैल्यू हमारे पास हैं पड़ी 3 है। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है, x y z की जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उन सब का स्क्वायर लिखकर आपस में उसको प्लस कर देते हैं। ये 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और सबको प्लस करने के बाद सारे का फाइनली स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं। ये होता है हमारा। अब इसको हम फाइनल आंसर निकालते हैं। 1 हो गया मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 हो जाएगा, ये 3 और ये 3 दोनों आपस में प्लस होंगे, ऊपर बन जाएगा हमारे पास कितना 6 और नीचे हमारे पास कितना रह जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना बन जाता है, ये भी 9, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 + 9 18 बन जाता है ना, तो 18 बन जाएगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इसको 9 × 2 सारे का स्क्वायर रूट। अब हम देख सकते हैं इसको कि 9 का स्क्वायर रूट ले लें। ऊपर नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं ये लिखता हूँ 6 ओवर नीचे 9 का भी स्क्वायर रूट है, 2 का भी स्क्वायर रूट है। 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 3
मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, ये ऐसे ही स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन गया, ऊपर में हमारे पास 2 रह गया और नीचे 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारा फाइनल आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है द वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट P 1 1 1 टू द पॉइंट Q 1 2 2 इज़। एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने पॉइंट P से लेकर Q तक मूव किया है फोर्स IJK की मदद से। वो कह रहा है इसके ऊपर वर्क कितना लगा। अब आपको पता ही है वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू उसने दे दी है, फोर्स का जो वेक्टर है वो उसने दे दिया है, डिस्टेंस का वेक्टर नहीं दिया, लेकिन दो उसने पॉइंट्स बता दिए Q और P। P से लेकर Q तक का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। किस तरह निकालेंगे हम, P Q का डिस्टेंस हमारे पास निकलेगा, Q के कोऑर्डिनेट्स में से P के कोऑर्डिनेट्स को हम माइनस कर देंगे। हमारे पास बनेगा Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 2 2, तो मैं Q का x माइनस P का x, P के x की वैल्यू क्या है 1, Q का y माइनस P का y, इसी तरह Q का z माइनस P का z, ये मैंने इसमें से माइनस कर दिए। अब क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 1। अब ये P Q जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 0 1 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ J प्लस K, ओके। और जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास आई थी IJK, तो मैं फोर्स को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ 1 1 1, ओके। आगे हम इसको किस तरह करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, मैं सबसे पहले F के कोऑर्डिनेट्स को लिखूँगा। ये हमारे पास PQ के कोऑर्डिनेट्स हैं डिस्टेंस, और ये है हमारे पास फोर्स। इसके कोऑर्डिनेट्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करता हूँ। जो फोर्स का है 1 मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस का है I की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो मैं 0 लिख दूँगा, प्लस फोर्स के J की वैल्यू है 1, डिस्टेंस के J की वैल्यू है 1, प्लस फोर्स के K की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का जो K की वैल्यू है वो भी 1 है, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 1 प्लस 1 आता है हमारे पास 2। ये है हमारा वर्क डन, यही हमारा फाइनल आंसर है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाय 700 ईच ईयर। इफ़ द पॉपुलेशन ग्रोज टू 25,000 इन 5 years, इट्स इनिशियल पॉपुलेशन वाज। कोई एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन हर साल 700 लोग बढ़ जाते हैं, तो कह रहा है 5 साल बाद उसकी टोटल पॉपुलेशन बन गई 25,000। वो कहता है स्टार्ट कितने से हुई थी। कहने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें उसकी स्टार्ट में पॉपुलेशन थी X, फिर हर साल वो 700 लोग बढ़ गए, उसके अंदर 700 लोग बढ़ते रहे, कितने सालों तक, मुसलसल 5 सालों तक। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 5, ये प्लस हो जाएगा इनिशियल पॉपुलेशन में, तो हमारे पास आ जाएगी फाइनल पॉपुलेशन, यानी कि कितनी, 25,000, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगी X प्लस, अब 7 5 से क्या बनता है 3500 इज इक्वल टू 25,000। अब ये 3500 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस होगा तो ओवरऑल हमारे पास बन जाएगा 25,000 में से 3500 निकाल दें तो ये बनता है हमारे पास 21,500। स्टार्ट में पॉपुलेशन थी 21,500, हर साल 700 लोग बढ़ते गए, तो 5 सालों के बाद 25,000 बन गई है। ये हमारा 21,500 फाइनल आंसर है। द सम ऑफ फर्स्ट 70 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज़। जो ऑड इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव साइड वाले, उनमें से पहले जो 70 हैं उनको प्लस करें तो टोटल कितना बनता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सम ऑफ n ऑड इंटीजर्स का हमारे पास ये फार्मूला होता है n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ओवर 2। इसको टोटल नंबर ऑफ़ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास तमाम टर्म्स का जो सम है फाइनल आंसर वो हमारे पास इजीली आ सकता है। हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पहले 70 ऑड इंटीजर्स बनेंगे वो बनेंगे कौन से। ये मैं नीचे आपके लिए लिख देता हूँ। देखें, सबसे पहला ऑड इंटीजर कौन सा बनेगा, 1, अगला क्या बनेगा 3, अगला क्या बनेगा 5, अगला 7। इस तरह हम चलते जाएंगे।
पहले 70 ऑड इंटीजर्स लगाने हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा 70वां ऑड इंटीजर कैसे कौन सा बनता है? इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि पहला ऑड इंटीजर तो यही है, दूसरा क्या है 2 के डबल से 1 नंबर कम, तीसरा क्या है देखें 3 के डबल से 1 नंबर कम, चौथा क्या है 4 का डबल यानी कि 8 से 1 नंबर कम। ऐसे आप 10वां निकाल लें, 10 का डबल क्या होता है 20 है, 20 से 1 नंबर कम बनेगा। तो किसी भी नंबर वाला अगर आप ऑड इंटीजर निकालना चाहते हैं उसको डबल कर दें, फिर उसे 1 नंबर कम कर दें, तो 70वां ऑड इंटीजर क्या बनेगा 70 के डबल से 1 नंबर कम कर दें। 70 का डबल क्या बनता है 140, 140 से 1 नंबर कम यानी कि 139, 139, ये बनेगा 70th ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर्स पहले हमने 70 लिख लिया, अब वो कह रहा है इन सब का सम निकालें। सम निकालने का फार्मूला हमारे पास ये होता है, तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हमारे पास 70 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है 139 ओवर 2। 139 प्लस 1 क्या बनता है 140, 140 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा 70। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 70 मल्टीप्लाई बाय 70, फाइनल आंसर क्या बना 4900। ये हमारा फाइनल आंसर है। वैसे भी अगर किसी भी नंबर ऑफ़ ऑड इंटीजर्स का अगर आपको कहे कि फर्स्ट 70 ऑड इंटीजर्स का टोटल सम कितना बनेगा, फर्स्ट 30 ऑड इंटीजर्स का टोटल सम कितना बनेगा, अगर ऑड इंटीजर्स के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो कहे कि इतने ऑड इंटीजर्स का सम कितना बनेगा, तो आपको ऐसे किसी कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जनरल सा फार्मूला है। अगर आपको कोई भी ऑड इंटीजर्स वाला क्वेश्चन पूछे, जितने ऑड इंटीजर्स को प्लस करके उसका सम आपसे पूछे उसी का आप स्क्वायर ले लें। आपसे फर्स्ट 70 ऑड इंटीजर्स का पूछा था, देखें अल्टीमेटली हमने 70 का स्क्वायर लिया। फर्स्ट 30 ऑड इंटीजर्स का आपसे आंसर पूछे, आपने 30 का स्क्वायर लेना है। फर्स्ट 5 ऑड इंटीजर्स का सम पूछे, आपने सीधा 5 का स्क्वायर ले लेना है, वही आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फिनाइट सम 2 + 2 over 5 + 2 over 25 + 2 over 125 अप टू इन्फिनिटी इज़। अब ये जो सम है इसमें आप एक चीज़ गौर करें कि सब में 2 कॉमन है, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। ये 2 अब आपके पास कॉमन आ चुका है। पीछे अगर आप देखें गौर करें तो अब आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के अंदर एक थोड़ा सा रिदम नज़र आ रहा है। आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि हर अगली टर्म में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम टर्म्स में यूँ देख लें कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना, नीचे वाली टर्म, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब किसी फ्रैक्शन में नीचे वाली टर्म की वैल्यू बढ़ रही हो तो उसकी ओवरऑल वैल्यू कम होती है। अगर एक जो है 5 पे डिवाइड होगा तो उसका कुछ ना कुछ कोई भी वैल्यू बनेगी। जब 25 पे डिवाइड होगा वैल्यू मज़ीद कम हो जाएगी। जब 125 पे डिवाइड होगा वैल्यू मज़ीद कम हो जाएगी। तो ऐसे हम बढ़ते ही जा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ओवरऑल जो हमारे पास हर न्यू टर्म आएगी उसकी वैल्यू कम से कम होती जाएगी। वो कह रहे हैं इसको हम फाइनल आंसर निकालें कि इसका सम करें तो कितना बनेगा। तो ऐसी कोई भी सीरीज़ हो उसका हम सम निकालने का हमारे पास तरीका ये होता है कि पहले हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, पहली और दूसरी टर्म का या दूसरी और तीसरी टर्म का, कोई सी 2 टर्म्स का हम डिफरेंस निकाल लें। अब आपको अंदाज़ा हो ही रहा है कि 1 over 5 है। अब यही 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 हो गया। ये 25 मज़ीद 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 बन जाएगा। अब अगली टर्म भी आप यहीं से कैसे कर सकते हैं, तो अगली टर्म क्या बनेगी 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 1/625, वही नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। तो ओवरऑल हमें यहाँ से ये अंदाज़ा हुआ कि जो डिफरेंस आ रहा है ना उसको हम यहाँ पे कह देते हैं r। डिफरेंस क्या है हमारे पास, ऊपर तो 1 ही है, नीचे हमारे पास 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ये आ गया हमारे पास r की वैल्यू, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है इस सीरीज़ में, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, उसको हम कहते हैं a। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 आ गई और जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, जो रेशियो है एक्चुअली टर्म टू टर्म जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 1/5 है। तो अब हम इसका सम निकालते हैं। सम निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स इज़ इक्वल टू a/1 - r। a क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1/1 - r। r की वैल्यू कितनी है 1/5। 1 में से 1/5 को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/, ये आ जाएगा आपके पास 4/5। 4/5 का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1 के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा ये 5/4। तो हमारे पास ये जो अंदर वाली जितनी भी है ना
इस सारे का सम हमारे पास आ चुका है 5/4। ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास 2 लिखा था। तो फाइनली हम इसको कह सकते हैं कि फाइनल आंसर हमारा किस तरह बनेगा, 2 × 5/4। 2 1 2, 2 2 4। फाइनल आंसर हमारा बना 5/2। ये फाइनल है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a man has 6 coats, 3 shirts and 5 trousers. In how many ways can he dress himself with coat, shirt and trousers? 3 टाइप के आर्टिकल्स हैं और हर एक आर्टिकल की किसी की तादाद 6 है, किसी की 3 है और किसी की 5 है। वो कह रहा है इसको पहनने के टोटल उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक कोट के साथ एक ट्राउज़र और एक शर्ट आ जाए, तो कितनी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस वो इससे बना सकता है डिफरेंट टाइप के। तो सबसे पहले हम जो है उसके जो 6 कोट्स हैं उसका एट अ टाइम उसने एक पहनना है, टोटल उसके पास 6 हैं, तो कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगेगा 6 कॉम्बिनेशंस ऑफ 1। तो इसका फार्मूला अगर हम ओपन करें तो n कॉम्बिनेशन ऑफ r का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 को अगर मैं ओपन करूँ तो मैं इसको लिखूँगा 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल आपको पता ही है, किसी नंबर का जब फैक्टोरियल लेते हैं मतलब उसको उससे पहले वाले तमाम नंबर्स के साथ उसकी सीरीज़ में सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 फैक्टोरियल को अगर मैं पहले वाले डिनोमिनेटर है इसको मैं अगर ओपन करूं, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें ख़त्म हो जाएगा, ये तो 1 ही रह जाएगा ना। 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल निकालना है, 6 माइनस 1 होता है 5, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ऊपर क्या है, 6 का फैक्टोरियल है। 6 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सबको मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन ये यहाँ यहीं पे ही हमारे पास पूरा 5 का फैक्टोरियल बन जाता है। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय, यही ऊपर भी 5 का फैक्टोरियल है पड़ा और नीचे भी 5 का फैक्टोरियल है पड़ा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 6। तो कोट्स के हवाले से उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, 6 हैं। इसी तरह शर्ट्स उसके पास 3 हैं, 3 में से एट अ टाइम उसने एक पहननी है, तो इसका भी फाइनल आंसर उसका क्या आ जाएगा 3। और जो उसके पास ट्राउज़र्स हैं, 5 ट्राउज़र्स हैं, उसको भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे तो उसका फाइनल आंसर वहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 5। तो टोटल उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, टोटल हम निकाल लेते हैं। टोटल उसके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो बनेंगे, नंबर ऑफ़ कोट्स कितने हैं उसके पास, कोट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं 6 एट अ टाइम जो, और शर्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं 3, और जो ट्राउज़र्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं 5। इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 ज़र 18, 18 5 ज़र 90। तो टोटल 90 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस हैं जिससे वो इन सब चीज़ों को पहन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ फिगर ऑफ 5 साइड्स। 5 साइड्स वाली फिगर उसको हम क्या कहते हैं, पेंटागन। तो मैं पेंटागन ड्रा करता हूँ आपके सामने। मैंने पेंटागन ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि कितनी डिफरेंट टाइप के हम इसके अंदर डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहीं के इसके अंदर ड्रॉ करके देख लें। देखिए हम इसके अब डायगोनल्स काउंट करते हैं। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डायगोनल चला गया है, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल 5 डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इसके, तो 5 ही हमारा राइट आंसर है। A ball is selected at random from a box. If the box has 9 white, 8 green and 3 orange balls, the probability that the ball is not orange is। एक बॉक्स है उसके अंदर 9 सफ़ेद 8 सब्ज़ और 3 ऑरेंज कलर की बॉल्स हैं पड़ी। वो कह रहा है उसमें से एक बॉल हमने उठा ली है। अब बताएं कि इस चीज़ के कितने चांसेस हैं कि वो बॉल जो है वो ऑरेंज कलर की नहीं होगी, ग्रीन या वाइट कलर की होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें मैक्सिमम आंसर 1 आता है। जिस चीज़ की 100% चांसेस हों उसका आंसर 1 आता है, जिस चीज़ का बिल्कुल कोई चांस ना हो उसका आंसर 0 आता है। 1 और 0 के दरमियान में जो है हमारा आंसर फ्लक्चुएट करता है। अब वो खुद ही कह रहा है टोटल बॉल्स कितनी हैं, 9 वाइट हैं, 8 ग्रीन है, 9 एंड 8 17 बन जाता है, प्लस 3 जो है 3 ऑरेंज कलर की बॉल्स हैं। वो कह रहा है कितने चांसेस हैं जो बॉल हमने उठाई वो नॉट ऑरेंज है। तो ऑरेंज वाले की पॉसिबिलिटी कितनी थी, टोटल हमारे पास हो गई 20। तो ऑरेंज वाले की पॉसिबिलिटी कितनी थी, 3, और ग्रीन और वाइट वाले की कितनी है, 9 + 8, ये बन गया 18। तो
ऑरेंज ना होने के चांसेस कितने हैं? 20 में से 18। तो मैं इसको कह सकता हूँ नॉट ऑरेंज। कितनी बॉल्स हैं जो ऑरेंज कलर की नहीं हैं? ऑरेंज कलर की 3 हैं, 18 बॉल्स ऐसी हैं जो ऑरेंज कलर की नहीं हैं। तो टोटल 20 में से 18 बॉल्स ऐसी हैं जो ऑरेंज कलर की नहीं हैं। तो 9 + 8 ये 17 बनता है। तो टोटल 20 में से 17 बॉल्स ऐसी हैं जो ऑरेंज कलर की नहीं हैं। तो 17/20 इज़ आवर राइट आंसर। A ball is drawn at random from a box containing 70 white and 30 red balls. The probability that the ball is either white or red is. अब ज़ाहिर है पूरे बॉक्स के अंदर बॉल्स हैं ही सिर्फ रेड और वाइट कलर की। वो कह रहा है आपने एक बॉल उठाई, उसका बताएं कि कितनी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बॉल या तो रेड होगी या फिर वाइट होगी। जब हैं ही सारी रेड और वाइट कलर की बॉल्स, तो ज़ाहिर है पक्की बात है जो भी बॉल आप उठाएंगे या तो रेड होगी या फिर वाइट होगी। ऐसे है ना? तो इसीलिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, वो पूरे के पूरे 100% है कि मतलब पूरी 100% श्योर है या तो वो रेड होगी या फिर वाइट होगी। तो इसको हम ओवरऑल ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल बॉल्स है हमारे पास 70 + 30। टोटल बॉल्स अभी हमारे पास 100 है और रेड होने की पॉसिबिलिटी 70 है और वाइट होने की पॉसिबिलिटी 30 है। तो जो हमारी अवेलेबल जो स्पेस बन रही है वो भी 100 की बन रही है। तो 100 हमारी जो अवेलेबल स्पेस है और टोटल जो कितनी बॉल्स हैं 100 है। 100/100 हमारे पास 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में अगर हम देखें तो 1 आता है। ऐसे अगर परसेंटेज पूछता तो 100% चांस था। परसेंटेज के हवाले से हम कह सकते हैं इसका 100% चांस है। अगर किसी के 100% चांसेस हों कोई इवेंट होने के तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। किसी चीज़ के होने का बिल्कुल कोई चांस ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। किसी चीज़ के होने की 50-50 चांसेस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। 30% चांसेस हों तो 1/3 हम उसको कह सकते हैं रफली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है इन अ ट्राइंगल विद साइड्स A = 60, B = 40, C = 38। 3 साइड्स हैं हमारे पास, कोई ट्राइंगल है, उसके एंगल्स उसने नहीं बताए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से वो ट्राइंगल बना देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें सबसे बड़ी साइड उसने खुद हमें ये वाली बताई है। A साइड है 60, ठीक है। अगली साइड हमें वो कह रहा है B साइड, वो है 40, ठीक है। और तीसरी साइड है C साइड। C साइड में हमें वो कहता है उसकी वैल्यू है 38। सॉरी, ये 40 मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्योंकि रिलेटिवली ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है, तो मैं इसको लिख दूँगा ये 38 है। ओके, तो अब खुद अंदाज़ा लगाएं। वो कह रहा है सबसे बड़ा जो एंगल होगा किस साइड के सामने होगा। ट्राइंगल के हवाले से बहुत ही बेसिक लेवल का रूल है, आप लोगों ने माइंड में रख लेना है कि जो साइड जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ी साइड के सामने होगा। यही 60 के सामने ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और ये 40 के सामने ये वाला एंगल ये उससे छोटा होगा। ये 38 के सामने वाला ये वाला एंगल उससे भी छोटा होगा। जिस साइड की लेंथ सबसे कम होगी उसके सामने वाला एंगल भी सबसे कम वैल्यू वाला होगा। जिस साइड की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसके सामने वाला एंगल की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी। तो 60 के सामने वाला जो एंगल है यही एंगल सबसे बड़ा होगा। तो 60 वाले की वैल्यू, ये इस साइड की लेंथ है A, तो ये वाला एंगल 60 के सामने वाला यही सबसे बड़ा होगा। यही हमारा फाइनल आंसर है।